तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पीएम अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ आज प्रैक्टिस सेट। तो चलिएगा, ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधा सेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न दिया है कि हमऊ कहब अब ठकुर सुहाती में ठकुर सुहाती मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है कि भाई ठकुर सुहाती मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। ए ऑप्शन दिया है चापलूसी, बी ऑप्शन दिया है हाँ में हाँ मिलाना, सी ऑप्शन दिया है ठकुराई को मानना और डी ऑप्शन दिया है सेवा करना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा चापलूसी करना। चापलूसी, या फिर हम कहें, देखो कहीं कहीं पे हमने देखा होगा कि हाँ में हाँ मिलाना भी इसका उत्तर सही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए भाई वो बोथ होना चाहिए, यानी कि दोनों ही ऑप्शन इसके उत्तर में आने चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। चलिएगा देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे बच्चा दिया है देवी जमा अर्पण। तो यहां हम देखेंगे ई जमा ए। जब ई और ए का मेल होता है तो हम कह सकते हैं ई का तो हो जाता है ये, और ए जब इसमें लग जाता है तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब ई और ए का मेल होगा तो वहां पर होती है यण संधि। अब यण संधि को पहचानने के भी एक तरीका है कि भाई हम यण संधि को कैसे पहचानेंगे। तो यण संधि को पहचानने के लिए हमको बस इतना याद रखना है कि जो शब्द होगा उसमें आधा व्यंजन होगा, और आधे व्यंजन के बाद यह या बै होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यण संधि में क्या होता है, आधा व्यंजन दिया होता है और आधे व्यंजन के बाद यह और वह होता है। बस इतनी ही इसकी पहचान है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसके जब फैक्टर करते हैं या जब संधि का विच्छेद करते हैं तो हम वहीं पर से इसको तोड़ते हैं जहां पर आधा व्यंजन होता है। चलिएगा आगे देखेंगे बी जमा उ। तो देखिएगा यहां पर भी यह है और उससे पहले आधा वह है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यह और वह के पहले अगर आधा व्यंजन आएगा तो हमारी संधि यण संधि होगी। इसमें भी बच्चों यण संधि है। अगला ऑप्शन देखते हैं दै जमा इनी। अब देखो यहां पे देखते हैं जिस प्रकार से हम करते हैं, एक शब्द है जैसे गायक, तो गायक में जो संधि होती है वो कैसे होती है, गय जमा अक। तो यानी कि दो मात्रा आती है। देखो यहां पर भी उसी प्रकार से हुआ है। ठीक है, यहां पर भी उसी प्रकार से हुआ है। अब मैं बात करूंगा अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि के बारे में हम बात करें तो भैया इसमें क्या होता है, जो शब्द होता है अयादी संधि में, जो शब्द दिया होता है वो 3 या 4 वर्णों का होता है। 3 या 4 वर्णों का होता है और मध्य में यह अथवा बै होता है। यहां पर भी यह और बै होता है, बस फर्क इतना है कि इसमें आधा व्यंजन होता है यण संधि में और अयादी संधि में यह और बै होता है, और फैक्टर भी यह और बै पर से ही होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे हुआ भैया। ठीक है, जैसे गायक है उसी प्रकार से गायन हो जाएगा, विधायक हो जाएगा बच्चों, विधायक। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 वर्णों का शब्द है, उसमें बीच में यह है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं विधेय जमा अक। अब हमने विधेय जमा अक करा है, यानी कि यह का हम कर देते हैं आई, यह का आई कर देते हैं, और यहाँ पे एक मात्रा और दी गई है तो इसलिए हमने एक मात्रा और लगा दी। पर देखो यहाँ पे यह है, अगर बीच में बै आए जैसे गवन, तो हम इसका कर देंगे गो जमा अन।
गोजमा अन, यानी कि जहां पर व मध्य में होगा तो वहां पे ओ की मात्रा करेंगे, और यह अगर मध्य में होगा तो ऐ की मात्रा करेंगे। ठीक है, और एक मात्रा एक्स्ट्रा दी होगी आ की मात्रा, तो उसकी एक मात्रा और बढ़ा देते हैं। तो हमेशा याद रखना है अयादी संधि के बारे में। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है यह का आई करा है, ठीक है, और ये जो मात्रा है उसका ई कर दिया यहाँ पे। ठीक, आ की मात्रा थी उसकी एक मात्रा और बना दी, तो सीधी सी बात है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भैया अयादी संधि जो है दायनी शब्द में है। देखिएगा यहां भी देख लेते हैं अभिअर्थी में, यहाँ पे बच्चों ई है और यहाँ पे ए है, ई और यह। अभी मैंने आपको बताया अभिअर्थी यानी कि यह से पहले आधा है, तो सीधी सी बात है कौन सी संधि हो जाएगी, यह संधि। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि अरबी लिपि लिखी जाती है। हमको बताना है, आपको बताना है कि भाई अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो देखो मैं आपसे बता दूं, अरबी हो जाए आपकी उर्दू हो जाए, ठीक है भैया, अरबी है उर्दू है, और भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो हमेशा दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती हैं, दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो अरबी लिपि है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम देखेंगे तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बात करेंगे तदित प्रत्ययों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार नहीं होते हैं, 4 भी नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं, ठीक है। तदित प्रत्ययों की संख्या 6 होती है। देखो तदित प्रत्यय की संख्या तो 6 होती है, आपसे मालूम कर ले कि भाई तदित प्रत्यय तो हो गए 6, कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय आपके 5 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बात करेंगे 3 क्या होते हैं भैया, तो 3 होते हैं वाच्य, 3 होते हैं वाच्य। अब वाच्य देखो 3 कौन कौन से होते हैं बच्चों, वाच्य आपको याद रखने हैं कि 3 कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं 4 मान लीजिएगा 4 क्या होते हैं, 4 से भी हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के चलेंगे। तो 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है 6, एक होता है बच्चों त्रय, एक होता है ज्ञ, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है श्रेय, ठीक है। अब देखो यहां से पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजनों की जो संयुक्त व्यंजनों का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए मैं आपसे बात करूं, इसका जो निर्माण हुआ है बच्चों, इसका जो निर्माण हुआ है आधा कै और सै से हुआ है, षटकोण वाले सै से। त्रय की बात करेंगे तो आधा तय और रै से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ज्ञ की बात करेंगे तो जय और अय्या से इसका निर्माण हुआ है, जय और अय्या से। श्रेय की बात करें इसका निर्माण शाह और रा से हुआ है, ठीक है। तो ये रहे आपके संयुक्त व्यंजन। 5 की बात करें तो 5 प्रकार की होती हैं आपकी संज्ञा, 5 प्रकार की होती हैं संज्ञा, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे सुंदरता की बात करें तो ये आपको वैसे ही नजर आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग शब्द है, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। मूर्खता की बात करें तो मूर्खता दिखाई जाती है, मूर्खता दिखाई जाती है, आपको पता है ना, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निद्रा आती है या नींद आती है, ठीक है, निद्रा या नींद कह लीजिएगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों बचा क्या है हमारा, ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कमट। कमट जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरता में आपसे पूछ ले कि कौन सी संज्ञा है, तो याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा,
ठीक है, मूर्खता भी भाववाचक है, याद। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आता है। अब बताएंगे आप कि भाई विराम चिन्हों की कोटि में इनमें से कौन सा नहीं आता है। देखिएगा, हम बात करें विराम चिन्हों की, सबसे पहले हम बात करते हैं विराम चिन्हों की। तो कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है, उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अब देखो, मैं बात करता हूं तो उन विराम चिन्हों में योजक चिन्ह है, ठीक है, हंस पद भी उसमें है, ये कुछ इस प्रकार का होता है योजक चिन्ह। ये होता है हाइफन कह दीजिएगा। एकल उद्धरण ये होता है बच्चों, ये जिसके बीच में कुछ बातें लिखी जाती हैं। एक है ये हमारा शांति विराम। तो भैया शांति विराम कुछ होता ही नहीं, ठीक है, शांति विराम का जो कह सकते हैं चिन्ह, वो विराम चिन्हों में नहीं है भाई। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आप केवल बुद्धिजीवी, ए ऑप्शन आप, बी ऑप्शन केवल बुद्धिजीवी और डी ऑप्शन त्रुटि रहित। आपको बताना है कि भैया कौन सा सही है या कहां गलती है सेंटेंस में। तो देखो, मुझे लगता है कि गलती पार्ट नंबर 2 में है। ये केवल जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे, आप बुद्धिजीवी। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोबेशन के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। प्रोबेशन के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। अभी देखो, परीक्षा की बात करें तो ये होगा नहीं, एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, प्रक्रिया भी नहीं होगा बच्चों। बात करेंगे कार्यवाही, ये तो होता ही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवीक्षा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही आंसर परिवीक्षा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तैयारी रखें ऐसे शब्दों की भी। चलिएगा बात करते हैं वृक्षच्छ छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि वृक्षच्छ छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि भाई ये तो होगा ही नहीं, साफ रूप से ये तो होगा ही नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, विसर्ग संधि तो है ही नहीं, ये आपका वैसे नहीं होगा। तो हमारे बच्चे कौन से हैं, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। इसमें से हो सकता है कभी कभी ये भी चेक हो जाता, कभी कभी वो भी चेक हो जाता, पर जब इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे तो हमें इसमें कौन सी संधि लगानी होती है, इसमें हमें लगानी होती है व्यंजन संधि। और एक रूल है 6 वाला, यदि मान लीजिएगा 6 या झ, ठीक है, या कह लीजिएगा कोई स्वर दे दिया जाए और स्वर के बाद 6 या झ हो, तो इनसे पहले आधा च जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा व्यंजन संधि का रूल्स है वो यहाँ पे फॉलो करेगा, उसके अनुसार हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निम्नलिखित प्रश्न में साहित्यिक कृतियों के रचनाकारों के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी देखो, हमको बताना है सही विकल्प का चयन, यानी कि हमें उद्भव शतक के रचनाकार बताने हैं। देखो, मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचना, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कह सकते हैं आप भारत भारती, या भारत दुर्दशा। ठीक है, ये मोस्ट है इनकी, याद रखेंगे। उसी के साथ बात करें उद्भव शतक, तो भैया ये है जगन्नाथ रत्नाकर की, ये रचना जगन्नाथ रत्नाकर की है। कालिदास की जो रचना है वो देखो अभिज्ञान शाकुंतलम है,
अभिज्ञान शाकुंतलम है और मालविका अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम का अग्निमित्रम, जिसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। इनकी लव स्टोरी है, कह सकते हैं कालिदास जी ने लिखी है। और ये आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास की भी बहुत सारी रचनाएं आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी। चलिएगा आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। तो भैया झरना हो जाएगी इनकी, आंसू हो जाएगी, ठीक है, तितली हो जाएगी, कंकाल हो जाएगी, तो इनकी भी ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद की भी बहुत सारी रचनाएं। फिलहाल हम बात करेंगे उद्भव शतक की। तो उद्भव शतक के रचनाकार रत्नाकर हैं, जगन्नाथ रत्नाकर। चलिएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और भी रचनाएं इनकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कि भाई रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखेंगे, रस्सी जलने पर राख बन जाना, रस्सी जलने पर राख बन जाना, जी बिल्कुल गलत है, ठीक। अपने मन में या अपने में मस्त होना, अपने में मस्त होना ये भी सही नहीं है। दूसरों की परवाह न करना ये भी सही नहीं है। सीधी सी बात है कि दुर्दशा होने पर भी अहंकार ने छोड़ना, यही है कि रस्सी जल गई ऐठन ले गई, कि दुर्दशा होने पर भी अहंकार ने छोड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आपको बतानी है कि भाई शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो सन्यासी, यहाँ पर सन्यासी लिखा है, तो मैं आपको बता दूं सन्यासी में हमेशा आधा ने और अनुस्वार दोनों ही आते हैं, आधा ने और अनुस्वार दोनों ही आते हैं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत है, ये वाला सह तो आता ही नहीं है, बिंदी भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन सा है। आपको बताना है कि सघोष अल्प प्राण कौन सा है। ए ऑप्शन है कै, बी ऑप्शन छह, सी ऑप्शन दे, डी ऑप्शन घे। अब देखेंगे भाई हम सघोष कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सघोष की, ठीक है, या चलिएगा सबसे पहले हम अल्प प्राण की बात कर लेते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो मैं आपसे बात करूं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पहला और दूसरा वो महाप्राण हो गए, करवारे गलत, ऐसे तो हो जा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो बच्चों अल्प प्राण होता है। अब मैं बात करूं महाप्राण की, ठीक है, महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण दूसरा और चौथा, ठीक है। इसके लिए हम कोड बना लेते हैं 240 और 135, यानी कि जो छोटा है वो अल्प, जो महा है, जो बड़ा है वो महा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा व्यंजन आप कह सकते हैं और चौथा व्यंजन कह सकते हैं, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। आगे बात करें सघोष के बारे में, सघोष और अघोष। अब देखेंगे भैया अघोष कौन से होते हैं। अघोष व्यंजनों की बात करें तो शुरू वाले जो दो होते हैं, प्रत्येक वर्ग के दो, पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष होते हैं। अब बात करेंगे सघोष की, तो याद रखेंगे तीसरा, चौथा, इतना ही ध्यान देना है। अब हम देख सकते हैं यहां से कि भाई क्या की बात करते हैं, क्या हमारा हमें देखना है कि अल्प प्राण है या नहीं। देखो क्या की बात करें, पहला व्यंजन होता है अपने वर्ग का कि भैया अल्प प्राण तो है ना, अल्प प्राण तो है, बट अब हम देखेंगे सघोष है या नहीं है। तो सघोष तो है नहीं, क्योंकि पहला व्यंजन अपने वर्ग का अघोष होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बात करेंगे डी ऑप्शन यानी कि छह की बात करें तो ये अपने वर्ग का दूसरा व्यंजन है, अपने वर्ग का दूसरा व्यंजन है। अब हमें देखना है कि दूसरा व्यंजन अल्प प्राण है या नहीं है, ठीक है।
तो देखो दूसरा व्यंजन तो महाप्राण है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की कि भाई दे जो है हमारा ता था द, यानी कि अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है। जब अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है, अब हमें देखना है कि तीसरा व्यंजन अल्प प्राण है और सघोष भी है क्या। देखेंगे यहाँ पे तीसरा व्यंजन भैया अल्प प्राण तो होता है, क्या तीसरा व्यंजन सघोष भी है? हाँ जी, तीसरा व्यंजन सघोष भी है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो घ को देख लेते हैं, घ को भी यहां देख लेते हैं भाई। घ देखो घ यानी कि अपने वर्ग का चौथा व्यंजन है, अपने वर्ग का चौथा व्यंजन है। क्या चौथा व्यंजन अल्प प्राण है? बिल्कुल नहीं है भैया, चौथा व्यंजन तो महाप्राण है, तो ये महाप्राण है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया सघोष और अल्प प्राण व्यंजन। तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते हैं। ये आपका रिव्यू है, तो पूरा बैच लेकर आएंगे हम, तो तब आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सेशन लेकर आएंगे, लगातार लेकर आएंगे। चलिएगा, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि भाई सुत शब्द का हम बना रहे हैं क्या स्त्रीवाचक शब्द, तो ये कैसे बनाया जाएगा या किस प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाएगा, अभी देखेंगे। सुतता, बिल्कुल नहीं भाई। सुत की बात करते हैं तो सुत होता है पुत्र का पर्यायवाची शब्द, पुत्र कह लीजिएगा या बेटा कह लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे हम आ को जोड़ सकते हैं, सुत जमा आ बराबर सुता। अब जो सुता हो जाएगा वो बेटा पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। पुत्री को हम नंदिनी कह सकते हैं, है ना, आत्मजा कह सकते हैं, ठीक, तो सुता कह सकते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। यह तो वैसे ही नहीं होगा, एक वैसे नहीं होगा, ठीक है। ऐतिहासिक में हो जाएगा, ऐतिहासिक, तो इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि अभिषेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अभी मैं आपसे बता दूं, जहां भी ये वाला से आएगा या कोई सा बड़े वाला से आएगा, तो संधि विच्छेद करते समय इसका हम छोटा से कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो वैसे ही गलत है, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सही वर्तनी, युधिष्ठिर की सही वर्तनी क्या होगी। देखो बड़ा हो की मात्रा वैसे नहीं आती है, तो गलत, ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, तो सही वर्तनी हमारी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, वर्तनी भी आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे एग्जाम को देखते हुए। आगे चलेंगे, कैसे ब्लैंक हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि गणों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है गणों की संख्या। देखो गणों का जो प्रयोग किया जाता है, गणों का प्रयोग वो छंदों में किया जाता है, गणों का प्रयोग छंदों में किया जाता है, और गणों की संख्या जो है 8 मानी गई है। अब मैं बात करूं आपसे कि भाई गणों की संख्या 8 मानी गई है, उसी प्रकार से एक गण सूत्र दिया होता है, एक गण सूत्र दिया होता है, वो इस प्रकार से है, आप ध्यान रखेंगे। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। तो यहां पे देखेंगे ये हमारा गण सूत्र है। अब यहां से हमें गण कैसे निकालने हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस तीन शब्द वर्ण लेते जाएंगे, तीन वर्ण उठाते जाएंगे। सबसे पहला जो गण होगा हमारा वो होगा यह गण, यह गण होगा। अब यह गण के लिए हमने क्या सूत्र निकाला है, यह माता, ठीक है। इसका जो हम कहेंगे तो यह में सिंगल मात्रा, ठीक है, मां में डबल मात्रा, ता में भी डबल मात्रा, तो ये इसका कोड हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे, आगे भी हमको 3 लेने हैं। मैगण की अगर हम बात करेंगे, मैगण की अगर हम बात करेंगे तो मैगण जो बनेगा हमारा मा ता रा। अब इसका जो गण सूत्र निकल के आएगा वो आएगा द्विमात्रिक और सिंगल मात्रिक, ठीक है। तो ये गण सूत्र आ जाएगा मैं का निकल के। अभी बात करेंगे तैगण।
क्योंकि यहां से हमको 3 लेने हैं। तयगण, तयगण की अगर मैं बात करूं, तयगण की बात करूं तो ये हो जाएगा तारा ज। अब इसका जो गण सूत्र आएगा द्विमात्रिक और सिंगल मात्रिक, ठीक है, ये बन के आएगा आपका तयगण का सूत्र। उसके बाद में बात करूं, तयगण हो गया रैगण, रा जय भा, फिर से 3 ले लेंगे रैगण के लिए। रैगण के लिए हमने लिए 3, रा जय और भा। इसमें क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक, सिंगल मात्रिक और द्विमात्रिक, तो ये वाला बन जाएगा भैया रैगण का सूत्र। आगे हम बात करेंगे जयगण की, तो जयगण से फिर से 3 उठा लेंगे। जय भा ने, जयगण के लिए हमको उठाने हैं जय भा ने, तो ये भैया सिंगल मात्रिक, डबल मात्रिक और ये सिंगल मात्रिक, तो ये हो गया आपका गण सूत्र। आगे बात करें, जयगण हो चुका है, भयगण की बात करेंगे। भा ने से, भयगण के लिए हमको बनाना है भानस। अब भानस का सूत्र आप निकाल सकते हैं, डबल मात्रिक, सिंगल मात्रिक और सिंगल मात्रिक। चलिएगा आगे देखते हैं, अभी हमारा भयगण तक हुआ है, नयगण देख लेंगे। नयगण, नयगण के लिए हमको निकालना है नय, से और ले। इसका जो गण सूत्र बनेगा सिंगल मात्रिक, सिंगल मात्रिक और सिंगल मात्रिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नयगण, उसके बाद बचा है अंतिम आपका सैगण, अंतिम बचा है आपका सैगण। अब सैगण के लिए हमारे पास कोड बचा है से, ले और गा। इसका जो गण सूत्र आएगा सिंगल मात्रिक, सिंगल मात्रिक और डबल मात्रिक, तो ये हो जाएगा इसका गण सूत्र। अभी देखो यहां से हमारे 8 आगे बात करें, यहां पर गलत हो गया है, ठीक है। अभी देखो हम बात करते हैं कि भैया कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गए हमारे गण, जिनका प्रयोग हम छंदों में करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, आपको बताना है गुणवाचक विशेषण। देखो चौगुना की बात करें, 4 गुना यानी कि संख्या की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा संख्यावाचक, ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। बात करें 3, तो ये भी आपका संख्या को डिनोट करता है, संख्या को ही डिनोट करता है। कुछ की बात करें तो कुछ या फिर कोई, ये आ जाते हैं आपके अनिश्चित में, अनिश्चित वाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय समझ लीजिएगा, अनिश्चित, या लिख लेंगे आप अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण, ठीक है। अभी हमारा बचा क्या, नया, तो नया जो शब्द है ये क्या बताता है, किसी का गुण बताता है कि ये नया है, पुराना है, ताजा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द हो जाएंगे ये गुणवाचक हो जाएंगे, याद रखेंगे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था। तो अब देखो इतना तो बता दिया गया कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, नागपुर, और नागपुर कहां है, नागपुर है महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो पहला हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ था, और तारीख ही हमको याद रखनी होती है। तो देखो 10 से 12 जनवरी गलत है, बिल्कुल 4 दिन के लिए हुआ था भैया, 10 से 15 ये भी गलत है। हाँ तो भैया 4 दिन के लिए हुआ था, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी कि 10 से 14 जनवरी 1975 में क्या बनाया गया था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया था नागपुर में। अब देखो मैं बता दूं कि भैया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 10 जनवरी को मनाया जाता है 2006 से, 2006 से, क्योंकि 2006 में तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे भाई, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो जो उस समय पे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने 2006 से लगातार विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अभी यहां तो हो गई विश्व हिंदी दिवस की बात करें कि भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय भारतीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, ये 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यही दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर
1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो तब से जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिएगा, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए सेशन में कल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।